क्लास में हमने सेट्स का अध्ययन किया। आज फर्स्ट चैप्टर में ही रिलेशन एंड फंक्शंस के विषय में हमको आगे पढ़ना है। बट रिलेशन और फंक्शन को समझने के लिए हमको थोड़ा सा समुच्चय को एक बार फिर से समझना होगा। यदि आपने समुच्चय के वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप जाकर के एक बार समुच्चय को और समझ लीजिए। तो समुच्चय था क्या? तो वहां पर हमने देखा था जैसे A = AB और B एक दूसरा सेट लिया जाए 1 2 3 एलिमेंट हो, तो समुच्चय में हमने इनका संघ निकालना, सर्मिष्ट निकालना, अंतर निकालना, पूरक निकालना, उप समुच्चय बताना, घात समुच्चय बताना, अंतर बताना और सम्मित अंतर बताना, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया गया। अब चूंकि हमको रिलेशन और फंक्शन में जाना है तो रिलेशन का शाब्दिक अर्थ आप समझते हैं संबंध। दो वस्तुओं का या दो चीजों का आपस में यदि किसी भी प्रकार का संबंध है तो उसे हम संबंध कहेंगे। जैसे ये मेरे पास पेन, ये पेन हुआ, ये इसका ढक्कन हुआ, दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ये नहीं होंगे तो ये बंद नहीं होगा, यानी इनका एक संबंध दिखा दिया साधारण। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय A है जिसके दो एलिमेंट A और B है, और एक दूसरा समुच्चय B है जिसमें तीन एलिमेंट 1 2 3 है, और आपको एक इनका कॉम्बिनेशन बनाना है कि एक इससे एलिमेंट लेना है, एक B समुच्चय से लेना है। तो आप कैसा कैसा लेंगे? तो मैं A से स्मॉल a को लिया तो सेट B से 1 को लूंगा, A के साथ ही मैं 2 को भी ले सकता हूं और A के साथ ही मैं 3 को भी ले सकता हूं। इसी प्रकार B के साथ 1 को, B के साथ 2 को और B के साथ 3 को। तो ऐसा अपन 6 ट्विस्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसी कॉम्बिनेशन को भी हमको यहाँ समझना है। जैसे सर्मिष्ट में क्या किया, संघ में क्या किया, वो अपन पीछे देखें। यहाँ अपने को एक नया चीज देखना है कि ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया A1 A2 A3 B1 B2 B3 और इसको यदि छोटा कोष्टक में रख दिया जाए तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर या क्रमिक युग्म के नाम से जानते हैं। तो ये 6 प्रकार हुआ। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, A1 लिखे हैं तो क्या 1A लिख सकते थे, 2A लिख सकते थे, 3A लिख सकते हैं, 1B भी लिख सकते हैं, 2B भी लिख सकते हैं, 3B भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है दोनों। तो 6 इस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं। पर जिसमें सेट A का एलिमेंट इस सभी ऑर्डर्ड पेयर के पहले है और सेट B का एलिमेंट बाद में। तो इस प्रक्रिया से जो ये 6 हमको क्रमिक युग्म मिले हैं, जिसको A1 A2 A3 B1 B2 B3, इस प्रकार से एक और सेट में अगर हम इसको लिख दें तो इसे ही हम समुच्चय का कार्तीय गुणनफल के रूप में जानते हैं। तो इसमें पहला अवयव किसका था? सेट A का था और दूसरा अवयव B का है। तो इस प्रकार से समुच्चय A का B से कार्तीय गुणनफल को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। अर्थात इसको दूसरा रूप में अगर लिखा जाए तो A क्रॉस B, तो मान लीजिए ऐसा एलिमेंट मिला PQ। फर्स्ट एलिमेंट P है, सेकेंड एलिमेंट Q है। तो वो कैसा होगा? P जो एलिमेंट होगा वो सेट A से होना चाहिए और एलिमेंट Q जो है वो सेट B से होना चाहिए। तो हम यहां पर देखते हैं कि A सेट और B सेट का कार्तीय गुणनफल A क्रॉस B हमने कैसे निकाला और उसको कैसे परिभाषा के रूप में लिखा कि A गुणा B
एक क्रमिक युग्म को प्रदर्शित करता है जिसका पहला अवयव समुच्चय A का होगा, दूसरा अवयव समुच्चय B का होगा। अब यहाँ पर देख रहे होंगे जो ऊपर लिखा हुआ है ये निर्माण रूप में लिखा हुआ है, सारणीबद्ध रूप में लिखा, सॉरी ऊपर जो A1 A2 A3 इस प्रकार से लिखा गया है ये सारणीबद्ध रूप में है। और यहाँ पर मैं जो परिभाषा दिया हूँ निर्माण रूप में दिया हूँ, हम इसको वेन आरेख के माध्यम से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसा होगा, सेट A सेट B यानी चित्र के माध्यम से वेन आरेख में, यहाँ A है यहाँ B है 1 2 3, तो यहाँ से भी जोड़ेंगे, 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 तो ये हुआ A क्रॉस B। तो A का B से कार्तीय गुणनफल का निरूपण हम तीन प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार चित्र के माध्यम से, सारणीबद्ध रूप से और परिभाषा के रूप से। ठीक, आगे चलते हैं। पहला A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A होगा क्या, इस पर ध्यान दें। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A होगा क्या, तो अभी हमने यहाँ चित्र में देखा था कि सेट A से दो अवयव हैं A B और सेट B से तीन अवयव हैं 1 2 3 1 2 3, ये कैसा जाएगा, सभी तीर के निशान इस प्रकार से, परंतु B क्रॉस A लिखेंगे तो क्या होगा 1 2 3 A और इधर हुआ B, ऐसा जाएगा इस प्रकार। तो क्या दोनों में समानता दिख रहा है, नहीं दिखता है, क्योंकि इसमें A क्रॉस B में प्रत्येक क्रमिक युग्म का पहला अवयव समुच्चय A का होगा जबकि दूसरा अवयव B का होगा, और B क्रॉस A में ठीक इसके अपोजिट होगा, अर्थात A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A होता है। फिर दूसरा गुण इसका देखें, n इंटू सेट A n इंटू सेट B, यानी नंबर ऑफ सेट A इंटू नंबर ऑफ सेट B। तो मैं अभी A क्रॉस B का जो लिखा था रिजल्ट वो क्या था, यहाँ लिख देते हैं एक बार, A क्रॉस B A1 A2 A3 B1 B2 B3 ऐसे लिखते थे। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B, तो यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ A क्रॉस B 1 2 3 4 5 6। अब नंबर ऑफ सेट A में कितने एलिमेंट थे, 2, और सेट B में 3, तो 3 दूनी 6। तो हम संख्या क्रम है तो बड़ा आसानी से लिख लेते हैं, हमारे पास यदि सेट A में 8 हो और B में 11 हो तो 11 88 हो जाएगा, तो उसको इस प्रकार से सारणीबद्ध रूप में लिखना पॉसिबल नहीं होता। तब फिर हम उस समय निर्माण रूप का या डायग्राम मेथड का इस्तेमाल करके जल्दी और सरलता से बनाते हैं। तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, और दूसरा नंबर ऑफ सेट A इंटू नंबर ऑफ सेट B बराबर नंबर ऑफ सेट A क्रॉस B होता है। फिर देखेंगे तीसरा गुण A क्रॉस फाई, इसमें क्या होता है, तो जैसे अपने पास A है A B और फाई मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें कुछ ना हो, तो A कुछ नहीं, पेयर ही नहीं बना, B कुछ नहीं, पेयर ही नहीं बना, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आता है, फाई आता है। A क्रॉस फाई बराबर अपने को कुछ नहीं मिलता है। अब A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A यहाँ नहीं है, परंतु हो सकता है, तो दो क्रमिक युग्म बराबर कब होंगे इस बात को देखें। A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, यदि और केवल यदि, इसको ऐसा भी लिख देते हैं I डबल है और इसको पढ़ते हैं यदि और केवल यदि कि प्रथम अवयव बराबर प्रथम अवयव और सेकेंड एलिमेंट
इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट। यानी A क्रॉस B बराबर, सपोज मान लो हमारे पास PQ है और B क्रॉस A बराबर XY है, तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब P और X बराबर होगा और दूसरा Q और Y भी बराबर होगा, तभी हम A गुणा B बराबर B गुणा A कहेंगे। ठीक, यदि फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो यहां पर बताया जा रहा है कि इधर ऑर्डर्ड पेयर है, इधर भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों यदि इक्वल हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अभी मैं यहाँ पर बता रहा था a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, ये तभी संभव है जब दोनों पक्षों में प्रथम स्थान के अवयव आपस में बराबर हो, साथ ही साथ द्वितीय स्थान के अवयव बराबर हो। अब यहाँ दिया है मतलब बराबर अपने को मानना पड़ेगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 होगा और y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। पक्षांतर करिए तो 3 माइनस 1 तो 2 मिला और 1 प्लस 2 तो क्या मिला, 3 मिला। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, x और y का मान निकालना। इसी प्रकार एक प्रश्न लेते हैं दूसरे नंबर पर। एक समुच्चय A दिया है जिसका अवयव है 1 2, तीसरे नंबर का प्रश्न है 1 2, तो A क्रॉस A निकालना है, स्वयं का स्वयं। तो A क्रॉस A निकालेंगे तो क्या होगा, दो समुच्चय आपको दिखाई देगा, 1 2 फिर उसी का गुणा 1 2, तो क्या होगा, 1 का इससे भी बनाएंगे 2 से भी बनाएंगे, तो 1 1 फिर 1 2 फिर 2 का 1 से और 2 का 2 से, 2 1 2। तो इस प्रकार से यदि A है तो A क्रॉस B हम निकाल सकते हैं। तो कार्तीय गुणनफल पर आधारित ये दो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करते हैं। दूसरा A दिया हो, B दिया हो, C दिया हो तो गुणा करना, और उससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता। एक दो प्रश्न और हम देख लेते हैं। एक 10वें नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। ए में दिया है AB, सेट B दिया है और सेट C भी दिया है। तो B में है 2 3 और सेट C में है 3 7। तो हमको यहाँ पर दो सवाल हल करने के लिए बोला गया, A गुणा B यूनियन C निकालना है और दूसरा A गुणा B इंटरसेक्शन C निकालना है। तो हमारे लिए बहुत आसान है, संघ और सदिश निकालना हम पहले ही सीख चुके हैं। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो फर्स्ट B यूनियन C निकालना, तो यहाँ देखेंगे B है और C है, तो B यूनियन C क्या होगा, B और C के अवयव को मिला देना, यानी 2 3 7 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसलिए A क्रॉस B यूनियन C करेंगे, तो A में देखिए A B है, तो A का 2 से पेयर बना देंगे, फिर A का 3 से भी बनेगा, फिर A का 7 से भी बनेगा, फिर B के साथ तीनों B2 B3 B7, ये बन गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन बड़ी सरलता से बन गया, A क्रॉस B यूनियन। दूसरा जैसे बनाना है तो B इंटरसेक्शन C बोल रहे हैं, तो B इंटरसेक्शन C में क्या मिलेगा, देखिए केवल 3 आ रहा है, इसलिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो A का इसके साथ एक बार क्रमिक युग्म A3 और B3, ये हो गया, इसका भी आंसर निकल गया और फर्स्ट वाले का भी आंसर निकल गया। तो इस प्रकार अपने पुस्तक से आप फर्स्ट एक्सरसाइज जो दिया हुआ है
1b.1 का उसको हल कर सकते हैं। कापी में लिखना कैसे है, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है तो 2 सेकंड उसको ही बता देता हूँ। किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है, तो जब पढ़ाते हैं तो बेसिकली उसके थ्योरी को अर्थात कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। मैं अपनी ओर से जितना भी बताता हूँ उसके बाद आप अपने घर पर जो बुक है उसको थोड़ा सा पढ़िए और वीडियो को देखिए। दोनों को कंपेयर करते हुए जो विषय के महत्वपूर्ण चीज है, जिसको हम विषय वस्तु कहते हैं या इम्पोर्टेंट चीज कहेंगे हम, जिसको इम्पोर्टेंट थिंग जो होगा, उन सब चीजों को पहले हम एक जायज रूप से लिख लें या बुक में अंडरलाइन कर लें। तो अंडरलाइन करना बेटर नहीं है, हम कॉपी में पहले मुख्य मुख्य बिंदुओं को नोट कर लें और कॉन्सेप्ट को बढ़िया क्लियर कर लें। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में उस नियम को, उस सिद्धांत को, उस रूल को अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन बनेगा। एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को बनाना भी जरूरी है ताकि हमारा अभ्यास अच्छा हो। साथ ही साथ हम प्रयास करेंगे कि समय भी हमको कम लगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करना होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में फिर हम रिलेशन और फंक्शन के विषय में पढ़ेंगे।